हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 20 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस से रिलेटेड इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 है, इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 में भी 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस तरीके से टोटल यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड 100 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट एंड डब्ल्यू से रिलेटेड टोटल 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पीछे के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं और ट्रिपल सी का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जब आप लोग ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस से रिलेटेड जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रिपल सी से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको नहीं डाउनलोड किया है तो उसके लिए आपको upciessprime.com वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप लोग ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू और उसका डिटेल सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको ओपन कर लिया है और इस पीडीएफ में टोटल यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड 100 एमसीक्यू हैं, जो हमारा है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। यानी कि चैप्टर नंबर 7 में हम ईमेल से रिलेटेड और सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस जो हमारी सर्विस होती है उससे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। क्योंकि ट्रिपल सी में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विस से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं। यानी कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं या जीमेल भेजते हैं तो वहाँ पर हम ऑडियो, वीडियो, कोई फाइल, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें अटैच करते हैं। तो जो फाइल्स हम भेजेंगे उन फाइल का अधिकतम साइज कितना होता है जो हम जीमेल पर भेज सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए 20 MB, ऑप्शन नंबर बी 25 MB, ऑप्शन नंबर सी 15 MB और ऑप्शन नंबर डी 30 MB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जीमेल में अधिकतम जो हम फाइल भेजेंगे वो 25 MB तक होगी। यानी कि 25 MB के अगर ऊपर है तो फाइल हम नहीं भेज सकते हैं, वो जाएगी ही नहीं। 25 MB तक ही फाइल हम ईमेल में भेज सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है ट्विटर पर ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जब हम ट्विटर पर कोई ट्वीट करते हैं और वहाँ पर जो मैसेज या लेटर लिखेंगे वो कितने कैरेक्टर का होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए 140, ऑप्शन नंबर बी 180 या ऑप्शन नंबर सी 280 या ऑप्शन नंबर डी 360। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो ट्विटर है, ट्विटर में जब हम कोई ट्वीट करते हैं तो अधिकतम करेक्टर हम 280 तक ही उसमें भेज सकते हैं और इसके ऊपर हमारे करेक्टर जो होंगे वो हम वहाँ पर नहीं टाइप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 280 अधिकतम करेक्टर होने चाहिए ट्वीट करते समय। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हमें कोई मेल मिलती है, अगर उसी मेल को किसी तीसरे व्यक्ति के पास भेजना हो तो उसके लिए हम रिप्लाई करेंगे या हम फॉरवर्ड करेंगे या हम सेंड मेल करेंगे या हम नन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमें उस ईमेल को किसी दूसरे को भेजना हो तो उसके लिए हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो रिप्लाई होता है, रिप्लाई का मतलब होता है जो ईमेल हमको मिलती है उसी ईमेल का जवाब अगर देना है तो हम रिप्लाई करते हैं। अगर हमको एक नई ईमेल किसी को भेजना होता है तो उसके लिए हम सेंड मेल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया अगर वही ईमेल दूसरे को भेजना हो तो उसके लिए हम फॉरवर्ड करेंगे उस ईमेल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है। यानी कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहाँ
वहाँ पर एक वर्ड आता है हमारा BCC और एक वर्ड आता है हमारा CCC। अभी BCC और CC क्या है, तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में हमने कंप्लीट किया है। जो हमारा डिटेल सिलेबस है, अगर आप लोगों ने वो सिलेबस पूरा कंप्लीट किया होगा तो आप लोगों को CC और BCC क्या होते हैं ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पर जो ईमेल में CC होता है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और जो यहाँ पर BCC दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CCC एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अगर BCC का पूछा जाए तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CC पूछा गया है। अगर कहीं पर BCC पूछा जाए तो वहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। और इन दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन कोई CCC एग्जाम में आता ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है किसी मित्र के साथ तत्काल रियल टाइम संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे। अगर हम किसी अपने फ्रेंड से तुरंत बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से हम क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इंस्टेंट मैसेजिंग, या ऑप्शन नंबर बी ईमेल, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूजनेट, या ऑप्शन नंबर डी ब्लॉग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो रियल टाइम यानी कि तुरंत अगर हमको बात करनी होती है तो उसके लिए हम इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे व्हाट्सअप वगैरह हो गया उससे हम चैट करते हैं, ये हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया, यानी कि जो डिजी लॉकर है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो डिजी लॉकर है क्या है। जो डिजी लॉकर होता है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है और इसको हम गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर जो है भारत सरकार की एक क्लाउड बेस्ड सेवा है। क्लाउड बेस्ड सेवा है जो डिजी लॉकर है, और इसका उपयोग हम अपने जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित करने में करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर उनको सुरक्षित रखना होता है तो डिजी लॉकर का हम यूज करते हैं। अगर आपका कोई दस्तावेज खो जाए तो डिजी लॉकर में उसे आसानी से निकाला जाता है। यानी कि अगर हमने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड किया होगा तो कहीं पर भी अगर हमको यूज करना हो तो हम डिजी लॉकर से उस डॉक्यूमेंट को निकाल करके यूज कर सकते हैं। अगर हमारा हार्ड कॉपी खो जाता है तो वो हम आसानी से डिजी लॉकर से निकाल सकते हैं। तो जो डिजी लॉकर है एक प्रकार का ऐप होता है और इसमें हम अपने जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके रखते हैं। कहीं पर भी जाएं हम डिजी लॉकर से उस दस्तावेज को यूज कर सकते हैं। हमें अपने हार्ड दस्तावेज नहीं ले जाने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे डिजी लॉकर क्या है। इसको हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें हमको अपना अकाउंट बनाना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं डिजी लॉकर से रिलेटेड। अब यहाँ पर पूछा गया है डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो जो डिजी लॉकर है इसको 1 जुलाई 2015 को गवर्नमेंट सरकार के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि UPCISS प्राइम youtube@yahoo.com में यूजर नाम कौन सा है। यानी कि जो यहाँ पर ईमेल दी गई है इसमें पूछा गया है यूजर नेम क्या है। तो यहाँ पर यूजर नेम पूछा गया है और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ईमेल होती है इसमें कितने भाग होते हैं, और जो यहाँ पर ईमेल है इसमें जो अलग करता है उस सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें ईमेल से पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है यूजर नेम क्या है। तो इसमें जो यूजर नेम हमारा होगा UPCISS प्राइम यूट्यूब। तो UPCISS प्राइम यूट्यूब दिया गया है, ये हमारा यूजर नेम है। और यहाँ पर जो yahoo.com दिया गया है ये हमारा होता है डोमेन नेम, ये हमारा डोमेन नेम है। और UPCISS प्राइम यूट्यूब जो होता है ये हमारा यूजर नेम होता है। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने वाले सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं। अगर यूजर नेम और डोमेन नेम को जो सिंबल अलग करता है उसको हम बोलते हैं @। ये हमारा यहाँ पर जो बना है हमारा @ होता है। यह सिंबल यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें यूजर नेम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो UPCISS प्राइम यूट्यूब है ये हमारा यूजर नेम है, और yahoo.com जो दिया गया है ये हमारा डोमेन नेम होता है। और यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने वाले सिंबल को हम @ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि ब्लॉग के लिए
कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग को लिखने वाले कंटेंट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, उनको हम ब्लॉगर बोलते हैं, या उनको हम ब्लॉगस्पेयर बोलते हैं, या उनको हम ब्लॉग बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, उनको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉगर हम उनको बोलते हैं। वे ब्लॉगर होते क्या हैं? तो जो ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बनाने वाले व्यक्ति को हम ब्लॉगर कहते हैं। अब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि ब्लॉग क्या होती हैं, यानी कि जो ब्लॉग बनाते हैं वो तो हमारे ब्लॉगर होते हैं, लेकिन ब्लॉग होते क्या हैं? तो ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह द्वारा लिखे गए तस्वीरें और वीडियो होते हैं। जो ब्लॉग है, ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट में जो भी मैटर लिखा होगा, जो वीडियो वहाँ पर अपलोड होंगे, तो उसको जो क्रिएट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वही हमारे ब्लॉगर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कवि हैं, तो जो भी कविताएं हैं आप उनको ब्लॉग में लिखें और उसको गूगल पर अपलोड कर दें, तो वहाँ पर आप जो होंगे आप एक ब्लॉगर कहलाएंगे। और ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लॉग के लिए जो कंटेंट लिखते हैं वो हमारे ब्लॉगर कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, यानी कि जो ईमेल होती है उसके कितने भाग होते हैं। तो इसको तो अभी हमने देखा कि ईमेल में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल में हमारे दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा यूजर नेम और दूसरा होता है हमारा डोमेन नेम। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। और जो डोमेन नेम और यूजर नेम को जो अलग करता है उस सिंबल को हम बोलते हैं @ उस सिंबल को हम @ बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि USSD ... किसके समान है, यानी कि जो USSD है ये किसके समान होती है। तो यहाँ पर हम पहले USSD के बारे में समझ लेते हैं। तो जो USSD है इसका फुल फॉर्म होता है अनस्टैक्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये SSS में पूछा जाता है USSD का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म जो है अनस्टैक्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये USSD का फुल फॉर्म है। तो अब यहाँ पर ये किसके समान है? तो यह ईमेल के समान होता है, या कॉल के समान होता है, या ब्राउजिंग के समान होता है, या फिर SMS के समान होता है। तो USSD जो है यह हमारा SMS के समान होता है, क्योंकि USSD जो है यह एक प्रकार की SMS सेवा है जिससे हम अपने अकाउंट के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। हम जब कीपैड फ़ोन यूज करते थे, अगर वहाँ पर हमको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पता करनी होती थी कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो उसके लिए हम मोबाइल में *99 और # ये नंबर वहाँ पर टाइप करते थे। ये हमारा USSD नंबर है, और जब टाइप करके हम कॉल करते तो हमारे पास एक मैसेज आता था। उस मैसेज में हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता था वो लिखा होता था कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। तो USSD जो है एक प्रकार की SMS सेवा है, और इसका यूज करके हम अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। लेकिन अब इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि अब जो है टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा यूज की गई हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया। हम नेट बैंकिंग का यूज करके अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग USSD के बारे में समझ गए होंगे, ये हमारा SMS सेवा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है, यानी कि जो हमारी ईमेल होती है और ईमेल का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो SSS में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकते हैं। इसमें यही पूछा गया कि ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है। तो शब्द जुड़ा है मतलब जो दूसरा हिस्सा होता है ईमेल का उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम यूजर नाम से जानते हैं, या डोमेन नेम से जानते हैं, या फिर हम कंट्री नेम से, या फिर हम नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा कि ईमेल का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है। तो ईमेल का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम डोमेन नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पहला हिस्सा जो होता है वो हमारा यूजर नेम होता है, क्योंकि ईमेल में दो ही भाग होते हैं, एक होता है हमारा यूजर नेम और दूसरा होता है हमारा डोमेन नेम। तो यहाँ पर दूसरा नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है
टेलीग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कि जो टेलीग्राम हमारा है इसको किसने और कब बनाया था। तो यहाँ पर जो टेलीग्राम है ये हमारा एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, क्योंकि कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है टेलीग्राम क्या है। टेलीग्राम एक सोशल साइट होती है या फिर हमारी सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है या हमारा एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग है। तो टेलीग्राम हमारा क्या होता है, एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग होता है जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप की कैटेगरी में ही हमारा टेलीग्राम आता है। तो इसको पावेल डुर्बो ने विकसित किया, यानी टेलीग्राम को पावेल डुर्बो ने विकसित किया था 2013 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है डिलीट किया गया मेल को कहाँ संग्रहित किया जाता है, यानी कि जो हमारी ईमेल होती हैं अगर उनमें से जो भी ईमेल हैं उनको हम डिलीट कर दें तो हमारी ईमेल कहाँ पर जाके स्टोर होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ईमेल हमारी डिलीट होती हैं वो ट्रेस मेल में सेव हो जाती हैं। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी फाइल फोल्डर हम डिलीट करते हैं हमारा रिसाइकिल बिन में जाता है, उसी तरीके से जब हम ईमेल को डिलीट करते हैं तो हमारी ट्रेस मेल में पहुंच जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम ईमेल किसी को भेजते हैं तो हमारा सेंट मेल में जाता है, कहाँ जाएगा, सेंट मेल में। अगर ईमेल हमको मिलती हैं तो हमारा इनबॉक्स में आता है, जितने भी ईमेल होते हैं सारे के सारे इनबॉक्स में रहते हैं। फिर यहाँ पर आउटबॉक्स दिया गया है, तो आउटबॉक्स में वही ईमेल रहती हैं जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं और हमारी ईमेल पूरी तरीके से उस व्यक्ति के पास नहीं पहुँचती, यानी कि उस व्यक्ति को जब तक वो ईमेल रिसीव नहीं होगी तब तक हमारी आउटबॉक्स में ही ईमेल रिसीव रहती है। और जब वह ईमेल उस व्यक्ति तक बिल्कुल पूर्ण तरीके से रिसीव हो जाएगी, यानी कि प्राप्त हो जाएगी, तो हमारी जो ईमेल होती है वो सेंट मेल में पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन अभी आगे है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो डिलीट की हुई ईमेल होती हैं वो हमारी ट्रेस मेल में जाती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी इंस्टाग्राम और ऑप्शन नंबर सी लिंक्डइन। तो यहाँ पर जो ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ये हमारे सोशल साइट होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अमेजॉन दिया गया है, अमेजॉन हमारा सोशल साइट की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि यह ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, मीशो हो गया, ये हमारे ई कॉमर्स साइट होते हैं। ई कॉमर्स साइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी ऑनलाइन अपना व्यापार करते हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो अमेजॉन जो है, अमेजॉन एक प्रकार का ई कॉमर्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अमेजॉन सोशल साइट नहीं, बल्कि ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ये हमारे सोशल साइट होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है पॉज का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम पॉज के बारे में समझ लेते हैं कि पॉज क्या होती है। तो जो पॉज है इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पर यही पूछा गया है पॉज का पूरा नाम। तो पॉज मशीन का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके जरिए ग्राहक डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड से अपना भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और स्कैन करके भी पेमेंट किया जाता है। यानी कि जो पॉज मशीन होती है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कहीं किसी शॉप पर जाते हैं तो एक छोटी सी मशीन इस तरीके से रखी होती है। हम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इसमें स्क्रैच करेंगे और वहां पर हमारा पेमेंट हो जाएगा, या फिर हम क्यूआर का यूज करके भी पॉज से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो पॉज एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड से हम भुगतान कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉज का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये ट्रिपल सी में पूछा जाता है। तो पॉज का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। यानी कि जो मेल बॉक्स में ईमेल आती है सर्वर के माध्यम से, उनको ईमेल में डाउनलोड करने वाला कौन सा प्रोटोकॉल है, वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए IAMP, ऑप्शन नंबर बी POP3 या ऑप्शन नंबर सी SMTP या ऑप्शन नंबर डी FTP। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा POP3, यानी कि सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो हमारा POP3 होता है। और इसका जो फुल फॉर्म है POP3 का
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। 3 जो यहाँ पर दिया गया है एक वर्जन है और पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, पीओपी का फुल फॉर्म कभी कभार पूछा भी जाता है और यह सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जो एफटीपी दिया गया है, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहाँ पर जो एसएमटीपी दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पर जो IMAP दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर POP3 हो गया, IMAP हो गया, SMTP हो गया, ये हमारे ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं। ईमेल में इन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इनके फुल फॉर्म क्या हैं और सभी के फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा POP3। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है ट्विटर में ट्वीट के अधिकतम शब्द सीमा क्या है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा रिपीटेड है, यानी कि ट्विटर में जब हम कोई ट्वीट करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम वर्ड हमारे कितने होते हैं, यानी कि अधिकतम कैरेक्टर हम कितने लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 140, या ऑप्शन नंबर बी 190, या ऑप्शन नंबर सी 280 या नन। तो यहाँ पर ट्विटर में ट्वीट करने के लिए 280 वर्ड हमारे पास होने चाहिए, हम इतना ही लिख सकते हैं। अगर इससे अधिक होंगे तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है पॉस मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पॉस मशीन होती है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, और इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया कि पॉस मशीन क्या है। तो पॉस मशीन के द्वारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं और इसका उपयोग जो बिजनेसमैन या दुकानदार होते हैं वो लोग करते हैं। तो वहाँ पर जब हमको बिल मिलेगा, जब हम अपना पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद इस मशीन से एक रसीद मिलती है जो हमने पेमेंट किया होगा, यानी कि बिल मिलेगा। तो जो बिल मिलता है तो उसके लिए इस मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है। थर्मल प्रिंटर यूज किया जाएगा पॉस मशीन में, या लेजर प्रिंटर यूज किया जाएगा, या डॉट मैट्रिक्स, या फिर 3D प्रिंटर यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पॉस मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्मल प्रिंटर जो होता है ये पॉस मशीन में यूज किया जाता है और पॉस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है ईमेल खाते का पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। अगर हमने ईमेल बनाई है और ईमेल का पासवर्ड हम भूल गए हैं तो उसके लिए अगर हमको दोबारा पासवर्ड प्राप्त करना है तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से हम किस विकल्प का यूज करके अपना पासवर्ड दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉरगेट यूजर आईडी, या ऑप्शन नंबर बी क्रिएट अकाउंट, या ऑप्शन नंबर सी फॉरगेट पासवर्ड, या ऑप्शन नंबर डी फॉरगेट ईमेल। तो अगर हमको पासवर्ड दोबारा प्राप्त करना है तो उसके लिए हम फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है जब मेल प्राप्त होती हैं तो वह कहाँ स्टोर होती हैं। यानी कि ईमेल में जब हमको कोई व्यक्ति मेल भेजता है और जो मेल हमको मिलती हैं वह ईमेल हमारी कहाँ पर स्टोर होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गो इन, या ऑप्शन नंबर बी मेल बॉक्स में, या ऑप्शन नंबर सी लॉग स्टार्ट में, या ऑप्शन नंबर डी साइन अप में। तो यहाँ पर जब मेल मिलती हैं तो मेल हमारी जो होती है मेल बॉक्स में स्टोर होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में हमारी ईमेल जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किस मोड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब हमारे पास अदर कंट्री से हमारे अकाउंट में पेमेंट आता है तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए हमें इसमें से किसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि स्विफ्ट कोड एक होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, या NEFT नेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या नन। तो इसमें से किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आता है तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है और स्विफ्ट कोड हमको अपने ब्रांच शाखा से पता चलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है निम्न में से
कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो फेसबुक है, फेसबुक हमारा सोशल मीडिया में आएगा। इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम भी हमारा सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ऑर्कुट, जो ऑर्कुट है ये भी हमारा एक प्रकार का सोशल वेबसाइट होता है। लेकिन जो जीमेल होता है, जीमेल हमारा सोशल मीडिया नहीं है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीमेल। जीमेल सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजेंगे तो वहाँ पर जो ईमेल हमारी होगी वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि उस ईमेल का टाइटल क्या है। अगर हमको टाइटल डालना है तो हम कहाँ पर उसका यूज करते हैं। उसका यूज हम सीसी यानी कि कार्बन कॉपी में करेंगे, या टू में करेंगे, या जहाँ पर हमारा कॉन्टेंट होता है वहाँ पर करेंगे, या सब्जेक्ट में करेंगे। तो जब हम ईमेल भेजेंगे तो ईमेल की जो विषय वस्तु होगी, यानी कि उस ईमेल का जो टाइटल होगा वो हम सब्जेक्ट में डालते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ईमेल के बारे में जो भी हमको मैटर लिखना होता है वो हम कंटेंट करते हैं, कंटेंट वाला जो बॉक्स होता है वहां पर करेंगे। और जिस व्यक्ति को हमको ईमेल भेजनी है तो उस व्यक्ति की जो ईमेल होती है वो हमको टू वाले सेशन में डालनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं उस ईमेल की टाइटल डालने में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि प्रथम ईमेल किसके द्वारा भेजा गया। यानी कि सबसे पहले जो हमारा ईमेल भेजा गया था वो किसके द्वारा भेजा गया। तो ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिंसन, यानी 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा, या टीबी ली जो यहाँ पर दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है टिम बर्नर्स-ली ने 1971 में अपना पहला ईमेल भेजा, या रॉबर्ट ने 1973 में, या मार्क एंडरसन ने 1971 में। तो यहाँ पर सबसे पहला ईमेल जो था, हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ गया हो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रे टॉमलिंसन ने 1971 में सबसे पहला ईमेल इन्होंने ही भेजा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिंसन। और रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक भी कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली जो हैं ये इन्होंने डब्ल्यू का आविष्कार किया था, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क अकाउंट बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको अपना ईमेल आईडी बनाना है तो हम किस वेब पोर्टल में अपना निःशुल्क ईमेल बना सकते हैं। तो hotmail.com में अपना निःशुल्क मेल बना सकते हैं, या हम yahoo.com में अपना निःशुल्क मेल बना सकते हैं, या फिर हम gmail.com में अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो पॉपुलर हमारा जीमेल अकाउंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हमको अपना ईमेल बनाना हो तो हम हॉटमेल में भी बना सकते हैं, yahoo.com में भी बना सकते हैं, जीमेल में भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यह हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो हम इन्हीं पर यूज करके अपनी ईमेल बना सकते हैं, और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि पहला संदेश भेजा गया था, सबसे पहला संदेश जो भेजा गया था किसके माध्यम से भेजा गया था। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सबसे पहला संदेश भेजा गया, या टेलीग्राम के माध्यम से सबसे पहला मैसेज भेजा गया, या कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर अर्पानेट के माध्यम से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्पानेट हो जाएगा। अर्पानेट के माध्यम से 29 अक्टूबर 1969 को सबसे पहला मैसेज सेंड किया गया। तो एक भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला मैसेज कब भेजा गया। तो सबसे पहला जो हमारा मैसेज था 29 अक्टूबर 1969 को सबसे पहला हमारा मैसेज भेजा गया था अर्पानेट के माध्यम से। और अर्पानेट का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है। और सबसे पहले जो हमारा मैसेज था अर्पानेट के माध्यम से ही भेजा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी
हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी कि ARPANET क्या होता है, इंटरनेट क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिटेल में एक एक पॉइंट कंप्लीट कर ली है। तो इसीलिए जब भी आप SSC एग्जाम की तैयारी कीजिए तो सबसे पहले आपको SSC का पूरा डिटेल सिलेबस समझना है और उस सिलेबस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट करने हैं और उसके बाद जो भी उसके प्रैक्टिस सेट हैं उनको कंप्लीट करना है। अगर आप लोग SSC कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग हमारी बिल्कुल सीरीज शुरू से देखिए, यानी कि हमने बिल्कुल डिटेल में सिलेबस कंप्लीट किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप लोगों को इसके PDF नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप लोग PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट upciessprime.com पर जाकर आप लोग PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और इसके बारे में हमने वीडियो में भी बताया है, वो भी बिल्कुल फ्री में है, कोई भी इसका चार्ज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे जो पहला संदेश था ARPANET के माध्यम से भेजा गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है याहू क्या है। यानी कि जो याहू है, याहू क्या होता है, तो याहू एक प्रकार का प्रोटोकॉल है या फिर हमारा एक प्रकार का ब्राउजर होता है या फिर सर्च इंजन है या फिर नन ऑफ दीज है। तो जो याहू है, याहू ना हमारा ब्राउजर होता है ना हमारा प्रोटोकॉल है, बल्कि याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है। जिस तरीके से हम एक बिंग सर्च इंजन आता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया था, बिंग सर्च इंजन, उसी तरीके से गूगल सर्च इंजन आता है जो गूगल कंपनी का है, उसी तरीके से याहू जो है, याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि 2FA का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जो 2F दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये हमारा 2FA का फुल फॉर्म होता है। और SSC एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 2FA क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो USSD सेवा है, अगर इसका हमको लाभ लेना है तो उसके लिए हम कौन से नंबर को डायल करेंगे। और इसका जो फुल फॉर्म होता है USSD का, SSC में कई बार पूछा जा चुका है। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्टैक्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये आप लोगों को याद रख लेना है। और ये एक प्रकार की सेवा होती है जिसके माध्यम से हम अपने बैंक की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। यानी कि जब हमारे पास कीपैड फोन थे तो वहां पर हम इस सेवा का यूज करके अपने बैंक की डिटेल चेक करते थे कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो USSD जो है एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है और इसका यूज करने के लिए हम *99# इस नंबर का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो USSD का लाभ उठाने के लिए हम *99# सिंबल का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ दिखाई देता है या कहाँ पर होता है। यानी कि जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में जो भी हमारा मैटर होगा, जो लेटर या मैसेज जो भी लिखेंगे वो हमारा कहाँ पर दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बॉडी में दिखाई देता है, या ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्ट में, या CC में, या BCC में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो हम ईमेल भेजेंगे किसी को, अगर उसका टाइटल डालना होता है तो हम सब्जेक्ट में डालते हैं। यानी कि सब्जेक्ट एक होता है वहाँ पर, उसमें हम टाइटल डालेंगे। अगर हमको उस ईमेल से रिलेटेड जो भी मैसेज होता है, जो भी लेटर होता है, वो हम बॉडी में लिखते हैं। यानी कि जो ईमेल का बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर वो हम लिखना होता है। अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसके लिए जो ईमेल हम डालेंगे वो हम टू में डालेंगे। टू एक वर्ड वहाँ पर दिया होगा। जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो हम टू ऑप्शन में उसका ईमेल डालते हैं। और यहाँ पर जो CC दिया गया है इसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, और जो यहाँ पर BCC दिया गया है इसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अब ये क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है जो हमारी थ्योरी क्लासें हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा गया है कि लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम्ड कर सकते हैं। अगर हमको लाइव वीडियो चलाना हो तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया, तो इनमें से हम किस विकल्प का यूज करके लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी कि चालू कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेसबुक। तो जो फेसबुक होता है, फेसबुक पर हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ना हम ट्विटर पर अपना लाइव वीडियो चालू कर सकते हैं, ना हम व्हाट्सअप पर अपना लाइव वीडियो चालू कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप जो है इस पर हम वीडियो कॉल करते हैं
बल्कि लाइव वीडियो चालू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फेसबुक होता है, फेसबुक पर हम अपना लाइव स्ट्रीम दिखा सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया में हमारा वीडियो दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेसबुक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। यानी कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं और वह ईमेल हमको वापस मिल जाए, उस व्यक्ति तक नहीं पहुँचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बैंक मेल बोलते हैं, या बाउंस मेल बोलेंगे, या रिटर्न मेल बोलेंगे, या नन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न मेल। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं और वह ईमेल उस व्यक्ति तक अगर नहीं पहुँचेगी तो वापस हमारे पास आएगी, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न मेल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो व्हाट्सएप हमारा होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, इसकी स्थापना कब हुई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई। यानी कि जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन आता है जिसके माध्यम चैटिंग या वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो इस ऐप की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 2005 में, या ऑप्शन नंबर बी 2008 में, या ऑप्शन नंबर सी 2006 में, या ऑप्शन नंबर डी 2009 में। तो व्हाट्सएप की जो स्थापना है 2009 में की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो साइंटिस्ट थे, एक थे ब्रायन एक्टन और दूसरे जेन क्यूम थे। दोनों ने सबसे पहले व्हाट्सएप की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2009 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस वीडियो में ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 7 के टोटल यहाँ पर 33 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके आगे के जो हमारे एमसीक्यू हैं 34, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।